नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार, किसकी सरकार? जी हां, हम बात करें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। चलिए आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार, किसकी सरकार? – 2023 चुनाव में कांग्रेस 2018 की तरह वचन की गारंटी देने जा रही है और जिसकी कमान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी संभालेंगी। यानी साफ है कि महाकौशल से कांग्रेस आधी आबादी को साधती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या यह बीजेपी की लाडली बहना योजना के आगे टिक पाएगी? इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उसके बाद आप 10 दिन गिनना और 10 दिन के अंदर गारंटी करके कह रहा हूं, यहां पे आपका कर्जा माफ हो जाएगा। साल 2018 चुनाव की ये तस्वीर तो आपको याद होगी ही। चुनाव से ऐन पहले राहुल गांधी ने किसान कर्ज माफी का ऐलान किया था। अब 2023 के चुनाव में कांग्रेस इसे फिर दोहराने जा रही है, लेकिन इस बार राहुल की जगह होंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। प्रियंका का 12 जून को मध्य प्रदेश दौरा है। महाकौशल में वो महासभा करने जा रही हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने 2023 चुनाव को लेकर जो 5 वचन दिए हैं, जनता के सामने प्रियंका उन वचनों की गारंटी देंगी। मध्य प्रदेश की जनता को वो वचन देंगी, वो जैसे जमानत ले रही हैं, जो आदरणीय कमलनाथ जी वचन दे रहे हैं उसकी जमानत वो ले रही हैं जनता के सामने, कि वो इस बात को सुनिश्चित करेगी कि एक एक वचन पूरा हो। तो पूरा आज कांग्रेस में उत्साह, जोश भरने और जनता को विश्वास दिलाने के लिए वो आ रही है। कांग्रेस के वचनों में सबसे बड़ा वचन आधी आबादी यानी महिलाओं को लेकर है, जिसमें नारी सम्मान योजना और 500 रुपए में गैस सिलेंडर शामिल है। ऐसे में प्रियंका का इन वचनों की गारंटी लेना सीधे महिला वोटर्स को टारगेट करेगा। हालांकि बीजेपी लाडली बहना योजना के जरिए आधी आबादी को साधने में पहले ही मास्टर स्ट्रोक खेल चुकी है, जिसकी पहली किस्त 10 जून को महिलाओं को सीधे खाते में मिलने जा रही है। इधर बीजेपी कांग्रेस की इस तैयारी को सिर्फ छलावा बताते हुए कह रही है कि पिछली बार की ही तरह ये भी महज चुनावी वादा है। पहले भाई आए थे पिछले 2018 के चुनाव में, जो सब राज्यों में जाकर एक ही बात कहते कि 10 दिन में कर्जा माफ़ कर दूंगा। चाहे राजस्थान गए, चाहे मध्य प्रदेश आए, चाहे छत्तीसगढ़ गए, न राजस्थान में कुछ हुआ, न मध्य प्रदेश में कुछ हुआ। अब पिछली बार की वो चेहरा चला गया, अब उनके परिवार का दूसरा आया, अब वो झूठ की गारंटी लेने आई हैं। पहले प्रियंका गांधी ये बता दे कि जो अपने भाई ने गारंटी ली थी उसका क्या हुआ। महाकौशल दौरे के जरिए प्रियंका और कांग्रेस 2018 की ही तरह मैसेज देती दिखेंगी और आधी आबादी को साथ कर जीत की नींव मजबूत करना चाहेंगी। लेकिन बीजेपी के मजबूत किले के सामने ये नींव कितनी टिक पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर उनका एक बयान सियासत में सुर्खियां बटोर रहा है। भिंड में कार्यकर्ता सम्मेलन में गोविंद सिंह मन से कुछ ऐसा कह गए कि अब उनके बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। गोविंद सिंह ने चुनौती भरे अंदाज में कह दिया कि इस बार कमजोर प्रत्याशी चुनाव लड़ने का मन ना करे। इस बार कांग्रेस साम दाम दंड भेद के साथ चुनाव लड़ेगी। गोविंद सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि भिंड जिले में चुनाव के दौरान गोलियां चलती हैं, इसलिए शक्तिशाली प्रत्याशी को ही प्राथमिकता दी जाएगी। कमजोर आदमी है जो इधर नाले उच्च मन न करे, हर तरफ से तैयारी हो, साम दाम दंड भेद, अगर लाठी जरूरत है और बराबरी से मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे तभी चुनाव में सफलता मिलेगी। आपको मुकाबले के लिए बराबरी का मुकाबला करना पड़ेगा।
तो इधर खंडवा के हरसूद पहुंचे कमलनाथ भी आक्रामक नजर आए। उन्होंने सख्त लहजे में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कमलनाथ 2018 का नहीं है बल्कि 2030 का मॉडल है। कमलनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बीजेपी वाले, पुलिस वाले, अधिकारी सब समझ लें, कल के बाद परसों भी आता है, किसको ठिकाने लगाना है सब नजर में है, जुल्म अब नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता समझ ले, सब पुलिस समझ ले, सब अधिकारी समझ ले कि कल के बाद परसों भी आता है और किसको ठिकाने लगाना है, जिसने जुल्म किया है वो आगे का समय फैसला करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन पर जमकर निशाना साधा है। वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह को मोदी और शिवराज को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि हमारी बनाई सड़कों पर घूम पा रहे हैं। और क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। दिग्विजय सिंह जी, आप चंदना में आए, दौड़ते हुए गाड़ी में, चमचमाती गाड़ी में आए, आप यहाँ पर लोगों को भाषण दे रहे थे, ज्ञान बांट रहे थे, कई प्रकार के आरोप भी लगा रहे थे। लेकिन दिग्विजय सिंह जी, पूछना चाहता हूँ, 2003 में जब मुख्यमंत्री थे और आप अगर चंदना आते भोपाल से तो एक तो आपको भोपाल से आने में 3 दिन लगते, चंदना पहुंचने में, आपकी रोडें इतनी खराब थी, और अगर आप गाड़ी में आते चंदना तो आपकी हड्डी पसली टूट जाती। मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही कांग्रेस के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जी, हम बात कर रहे हैं सत्ता के गढ़ कहे जाने वाले इंदौर की। इंदौर की विधानसभा 3 में जोशी बंधुओं की टिकट को लेकर दावेदारी ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। इतना ही नहीं बल्कि इस खींचतान से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी पशुपेश में। इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में 2023 की जंग काफी जबरदस्त होने वाली है। टिकट के दावेदार अभी से सक्रिय हो गए हैं, जो उत्साह के साथ साथ पार्टी की टेंशन भी बढ़ा रहे हैं। इंदौर की हृदय स्थली कहे जाने वाली विधानसभा 3 में कांग्रेस से जुड़े जोशी परिवार की खींचतान चुनाव से पहले खुलकर सामने आ गई है। विधानसभा 3 से विधायक रहे अश्विन जोशी एक बार फिर से टिकट को लेकर खुलकर सामने आ गए हैं। उधर अश्विन जोशी के चचेरे भाई और पूर्व मंत्री महेश जोशी के बेटे पिंटू जोशी ने भी टिकट के लिए ताल ठोक दी है। पिछले 2 चुनाव में हार का सामना कर चुके अश्विन जोशी का दावा है कि वे 3 बार विधायक रहे हैं। ऐसे में कोई शक नहीं है कि पार्टी एक बार फिर उन्हीं को मौका देगी। अश्विन जोशी ने पूरी तैयारी कर रखी। अश्विन जोशी 3 चुनाव जीता, 2 चुनाव हारा। 25 साल से अश्विन जोशी उसी विधानसभा को देख रहा है, तो तैयारी तो की होगी, क्योंकि कोई भी आदमी चुनाव हारना नहीं चाहता। पूरी मेहनत की, लेकिन ऊपर की हवा नहीं थी तो हारे। अब की बार परिस्थिति फेवरेबल है और हमारा काम किया हुआ भी है, तो उम्मीद तो है। इधर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिवंगत नेता महेश जोशी के बेटे पिंटू जोशी का कहना है कि इस बार युवाओं को ज्यादा मौका मिलेगा और विधानसभा 3 से भी प्रत्याशी युवा ही होगा। देखिए, खींचतान की बात ही नहीं। 5 बार अश्विन भाई साहब चुनाव लड़े हैं और मैं उनके हनुमान के रूप में मैंने काम करा है। मेरे पिताजी ने अपनी सीट अश्विन भाई साहब को लड़ने के लिए दी। अश्विन भाई साहब ने चुनाव जीता, पार्टी और परिवार दोनों का मान कमाया, और आगे भी पार्टी जिससे भी आदेश करेगी उसका काम करेगी। क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस बार जनता, कार्यकर्ता और नेता मेरे साथ हैं, तो मुझे मौका मिलता है तो मैं जीतूंगा। जोशी बंधुओं की इस खींचतान से बीजेपी को राहत जरूर मिल रही है। विधायक आकाश विजयवर्गीय का कहना है कि जोशी बंधुओं में से कोई भी चुनाव लड़ ले, विधानसभा 3 में बीजेपी ही जीतेगी। आकाश विजयवर्गीय ने तो यहां से पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। देखिए, कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जनता का पहले भी आशीर्वाद मिला है, आगे भी आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि जनता बहुत जागरूक है। उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक एक पल, एक एक कण उनकी सेवा के लिए दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीती। किसी से भी कोई खतरा नहीं है। हम तो दिग्विजय सिंह जी या कमलनाथ जी या राहुल गांधी जी भी लड़ लें, उस तैयारी में है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस के दिवंगत नेता महेश जोशी के काफी करीबी रहे हैं। ऐसे में पिंटू जोशी को दिग्विजय कोटे से टिकट मिलने की आस है। वहीं अश्विन जोशी को उम्मीद है कि कमलनाथ उन पर भरोसा जताएंगे। किसका भरोसा कायम रहता है,
ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन जोशी बंधुओं की खींचतान से पार्टी जरूर टेंशन में आ गई है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और आगे फ्लैशबैक में आपकी मुलाकात कराएंगे दिग्गज कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अब वक्त कम बचा है, लेकिन बीजेपी के सामने बार बार एक ही सवाल आ रहा है कि इस बार सीएम फेस कौन होगा। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान ने अब इस चर्चा को और भी तेज कर दिया है। तो क्या है ये बयान और क्या है ये सियासी समीकरण, आइए समझते हैं। कौन होगा बीजेपी का सीएम फेस, या बिना चेहरे के होगी 23 की रेस। छत्तीसगढ़ बीजेपी में सीएम फेस को लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं है। पूर्व प्रभारी से लेकर मौजूदा प्रभारी समेत नेताओं के अलग अलग बयान असमंजस को और बढ़ा रहे हैं। इसी बीच पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि मोदी के चेहरे और 15 सालों के विकास को आधार बनाकर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे और काम की कमी नहीं है। हम विकास और डेवलपमेंट के नाम से जाने वाले हैं। हमारे पास राष्ट्रीय स्तर में मोदी जी का चेहरा है और प्रदेश स्तर में हमारे पास 15 साल के डेवलपमेंट की लिस्ट है, विकास के काम हैं, जिन्होंने एक इतिहास रचा है छत्तीसगढ़ में। बयान के बाद सियासी चर्चाएं गर्म हैं। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने रमन सिंह के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बयान ये बताता है कि रमन सिंह हथियार डाल चुके हैं और अब उन पर तरस आता है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के इस बयान पे बहुत तरस आता है कि आपने 15 साल काम किया, इसके बाद भी मोदी जी का चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। ये कौन सा बयान हुआ? मतलब आपने कुछ नहीं किया, आपका कोई आकर्षण नहीं है, समाप्त हो गया। और दूसरा, मोदी जी का कौन सा ग्लैमर रह गया है? वो तो आप हिमाचल में और कर्नाटक में देखे हैं कि क्या हश्र हुआ है। रमन सिंह का बयान चुनावी रणनीति है या वजह कोई और है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस बार बीजेपी बिना चेहरे के मैदान में होगी? गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए अब जाते जाते आपको लिए चलते फ्लैशबैक में। जी हां, बात कर रहे हैं 2018 चुनाव की। फ्लैशबैक 2018 में आज है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला। चुनाव के दौरान बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी ने उनसे खास मुलाकात की, तो इस दौरान सुरजेवाला ने चुनाव और राजनीति से जुड़े हुए सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। साथ ही राहुल गांधी और धर्म को लेकर भी उन्होंने दिलचस्प बातें कही। राहुल गांधी जी से जुड़ा एक सवाल जो मेरे मस्तिष्क में आता है वो ये है कि कहा जाता है कि वो एक रिफॉर्मिस्ट एटीट्यूड के साथ चलते हैं और कई बार उसके लिए वो सत्ता को कोई बहुत तवज्जो नहीं देते हैं, उसको तरजीह नहीं देते हैं। इसमें पहले तो मैं जानना चाहूंगा कितनी सच्चाई है। राहुल गांधी ये कहते हैं और उनका ये मानना है कि सरकार ध्येय नहीं, वो एक सीढ़ी या पड़ाव या ब्रिज है आपके लक्ष्य को प्राप्त करने का। इसलिए हमें केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, सत्ता परिवर्तन तो चाहिए, कांग्रेस की सरकार चाहिए, पर किस लिए? व्यवस्था परिवर्तन के लिए। सरकार सहयोगी है, सरकार सेवक है, सरकार माई बाप नहीं। ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा की सोच में और राहुल गांधी जी की सोच में भी। कांग्रेस क्या क्या दर्शाना चाहती है खुलकर? मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले ये चीजें कांग्रेस में नहीं थी, क्योंकि ये बात आप लोग कहते भी रहे हैं और मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन राहुल गांधी जब खुलकर अपनी धार्मिक प्रतिबद्धताओं की बात करते हैं तो ये प्रश्न सबके मन में आता है कि क्या इसके पूर्ववर्ती राष्ट्रीय पदाधिकारियों का इतना खुला प्रस्तुतिकरण था अपनी धार्मिक मान्यताओं को जाहिर करने को लेकर? शरद भाई, हम भारतीय जनता पार्टी के एक षड्यंत्रकारी प्रचार के शिकार हुए हैं। नहीं तो मैं आपको याद दिलाऊं, कांग्रेस क्या है। महात्मा गांधी से शुरू करिए, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। ये भारतीय सभ्यता को महात्मा गांधी कांग्रेस की सोच में प्रदर्शित करते थे। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले प्रधानमंत्री नहीं थे जो योगासन करते थे और शीर्षासन करते थे, जो मोदी जी ने कभी सोचा भी नहीं?
क्या ये सही नहीं कि इंदिरा जी और राजीव जी दोनों अपने धर्म में संपूर्ण विश्वास भी रखते थे और कभी भी उन्होंने किसी भी ज्योतिर्लिंग पर जाकर पूजा अर्चना करने में गुरेज परहेज नहीं किया? तो ऐसे में अगर राहुल जी ये मानते हैं कि वो शिव भक्त हैं, तो ये हमारा व्यक्तिगत विश्वास है। और जैसा उन्होंने आपको बताया भी, मुझे याद है जब आपने उनसे चर्चा की थी, चाहे वो अनौपचारिक थी, मुझे आज उसे औपचारिक बना देता हूं। आपने ये सवाल पूछा था अनौपचारिक वार्ता में कि आपको कैसा महसूस हुआ कैलाश मानसरोवर में, तो उनका जवाब था कि क्या आपको मालूम है कि कैलाश मानसरोवर का द्वार, पहला द्वार यमराज का द्वार है जी, यानी यमराज जो मृत्यु के प्रतीक है, यानी सब प्रकार के अहंकार की मृत्यु, सब प्रकार के स्वयं की मृत्यु, सब प्रकार के खुद की व्यक्तिगत भावना की मृत्यु, उसके बाद आप शिव के सनातन में विलीन हो सकते हैं। ये है शिव। शिव तो सनातन है। परंतु मैं अगर हिंदुस्तानी सभ्यता, भारतीय सभ्यता का प्रतिबिंब हूं, तो अगर आप सिख धर्म को मानते हैं, अगर आप जैन धर्म को मानते हैं, अगर आप इस्लाम को मानते हैं, तो मेरी सभ्यता, भारत की सभ्यता, आपकी और मेरी सभ्यता इस बात का सूचक है, ताकतवर है कि वो आपके परमात्मा का भी सम्मान करती है और आपके अधिकारों का। परंतु कांग्रेस और भाजपा में अंतर यह है, मेरे लिए धर्म आत्मशुद्धि का, मेरे लिए धर्म व्यक्तिगत अहंकार को खत्म करने का, मेरे लिए धर्म अपने स्वयं को ईश्वर की आराधना में लीन करने का साधन है। धर्म वोट बटोरने का साधन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म तो भक्ति है, धर्म तो कण कण में है, सनातन है, दृष्टि है, रास्ता है, सोच है। और तेज की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।